हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, रवि प्रकाश वर्मा, पूर्व राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है रवि प्रकाश जी जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला सवाल यही होगा कि जिस तरीके से आप समर्थन दे रहे हैं किसानों को, कब तक देते रहेंगे? क्योंकि किसानों का तो ये कहना है कि सरकार जब तक मांगे पूरी नहीं करेगी हम लंबा प्रदर्शन करेंगे। आप कब तक समर्थन देंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी किसानों की ही पार्टी है और जो ये आंदोलन चल रहा है दिल्ली में और पूरे देश में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसानों के भले के लिए सरकार कानून बनाना चाहती है जी और किसानों को ही वो कानून मंजूर नहीं है। जी लेकिन उससे भी अचंभे वाली बात यह है कि सरकार किसानों के सामने आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिन किसानों की मदद करती रही है भारत सरकार हमेशा, उन किसानों के आमने सामने कैसे खड़ी हो गई। लेकिन अगर किसानों की मदद करनी थी, सुनिए हमारी बात में, जी अगर किसानों की मदद करनी थी तो उसके लिए इतना ही पर्याप्त था कि एक आदेश जारी कर दिया गया होता कि एमएसपी के नीचे अगर कोई गल्ला बिकेगा तो वहां का डीएम जेल जाएगा। इतना आदेश काफी था, तो इससे काम चल जाता। लेकिन अब आप देखिए, नए नए कानून बना के रखे जा रहे हैं, निजी क्षेत्र की मंडियों को आगे बढ़ाया जा रहा है और जो किसानों की मंडियां थी एपीएमसी से संबंधित, उन्हें उनका महत्व गिराया जा रहा है। और फिर जो बड़े सरमाएदार हैं उनकी स्टॉक लिमिट खत्म कर दी गई है, उनके ऊपर 3/7 नहीं लगेगा। वो लाखों टन का गल्ला रख सकेंगे, कोई उनको देखने नहीं जाएगा। तो मुझे एक चीज लगती है अंशिका जी कि ये जो एमएसपी का सवाल है जी ये जुड़ा हुआ था फूड सिक्योरिटी से। जी हिंदुस्तान के अंदर फूड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए ही एमएसपी का प्रावधान किया गया था और एफसीआई को बनाया गया था, जहां पर रिजर्व गल्ला रखा जाता है और गरीबों के लिए सस्ते गल्ला पीडीएस का प्रावधान किया गया था, राशन की प्रणाली का। तो ये सब जो प्रावधान किए गए थे, ये इसलिए किए गए थे कि हिंदुस्तान का किसान और गरीब वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो और हिंदुस्तान को तरक्की में अपना योगदान दे। मैं यहाँ पर आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो योजना आयोग हुआ करता था एक जमाने में, उस योजना आयोग ने एक शर्त रखी थी कि भारत सरकार जो भी बजट बनाएगी अपना, उसका लगभग 30% वो आंतरिक ऋण लेगी और सरकार वो आंतरिक ऋण किसानों से लिया करती थी एनएससी के और बचत पत्र के रूप में। इससे क्या होता था कि किसानों की पूंजी बनती थी और सरकार का बजट चलता था। तो सरकार के ऊपर ये लाजमियत होती थी कि वो अगले साल बजट बड़ा करेंगे, इसके पहले गांव की किसानों की मजदूरों की आमदनी भी बढ़ाएंगे। तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना हुआ था। इस हुकूमत ने सबसे पहले आते ही आते प्लानिंग कमीशन को खत्म किया और उसके बाद में आप देखेंगे अब जो जितने भी बजट आए हैं इस हुकूमत के, उसमें कहीं भी आंतरिक ऋण का कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया। अब सारा का सारा बजट जो है मोहताज हो गया है वर्ल्ड बैंक की फंडिंग का। अब यहाँ पर यह सवाल आ गया है कि जिस देश का टर्नओवर जो है, बजट जो है 30 लाख करोड़ के आसपास में है, उस देश के ऊपर 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा वर्ल्ड बैंक का कर्जा छा गया है। बिल्कुल। तो जिन लोगों ने कर्जा दिया है, अब उनको इस देश के संसाधनों पर कंट्रोल चाहिए और हमें कोई डाउट नहीं है कि अब ये हुकूमत अपनी लाचारियों को अपनी ढाल बनाने की कोशिश कर रही है और ये सीधे सीधे जो प्राकृतिक संसाधन है इस देश के, जमीनें हैं, खनिज है, पानी है, इसके ऊपर बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियों को हैंडओवर करने का कुचक्र रच रही है। जो मेरी जानकारी में आया है कि विश्व बैंक ने इनको सलाह दिया है, भारत सरकार को सलाह दिया है कि अब खेती पर केवल 15% आबादी निर्भर रहनी चाहिए, जबकि आज की तारीख में हिंदुस्तान में खेती से बेदखल होने जा रहे हैं और उनकी आजीविका के संकट पैदा होने जा रहे हैं। तो किसान तो लड़ेगा ही। ये जो भी नियम कायदे कानून बनाए जा रहे हैं उसी दिशा में बनाए जा रहे हैं। ये बात हम आपको बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं। और मुझे एक बात और कहनी है कि भारत की संसद में जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 97वां, इस बात पे आप जरा विशेष चर्चा भी कराइए आगे से। ये जो अमेंडमेंट था
उसके माध्यम से हिंदुस्तान के किसानों को सहकारिता के आधार पर संगठित किया जाना था। हर गांव को उत्पादन की प्रसंस्करण की इकाई बनाना चाहिए था और जिससे कि वो लोग सीधे सीधे उस जींस का व्यापार भी कर सके, उसका निर्यात भी कर सके। तो कोई एक गुजराती महानुभाव उस पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर के चले आए थे। उसके बाद से भारत सरकार ने कभी संज्ञान ही नहीं लिया उस चीज का। तो मुझे लगता है कि बजाय विदेशी कॉरपोरेट जो एजेंसियां हैं उन पर निर्भर रहने के, हिंदुस्तान की कृषि को पुनर्गठित करने के लिए वो जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको आगे इनको बढ़ाना चाहिए था, जिससे कि किसानों का कल्याण होता। आज किसान इस चीज को समझ रहा है, उसको अपना भविष्य अंधेरे में लग रहा है कि कल को हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, खेती कैसे होगी। इस बहुत सारी जो शंकाएं उनके दिमाग में चल रही हैं, उन्हीं शंकाओं के लिए अब किसान सामने आ गया है। और मुझे एक बात और बड़ी मजेदार लग रही है कि 24 ये जो किसान पंचायत दिवस हुआ था। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आवाज, मैं सुन रही हूँ। ये जो 24 जुलाई को पंचायत दिवस था, उस पंचायत दिवस पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े जोर शोर से कहा था कि हमको गांव को संगठित करना होगा, और 2 बार नहीं 3 बार रिपीट किया था। तो कोई ये नहीं जान पाया कि उस संगठित करने का उद्देश्य क्या होगा, किसके माध्यम से किया जाएगा और उसकी तरकीब क्या होगी, इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ था। तो अब जो ये 3 जो कानून पास हुए हैं, देखिए इन्होंने क्या किया, कोरोना के नाम पर एक मेडिकल इमरजेंसी लगा दी, हर आदमी को लॉकडाउन कर दिया। उसके बाद में 3 अध्यादेश पार कर दिए। इनके जो विदेश में बैठे हुए मालिक लोग हैं उनका इशारा रहा होगा। और उसके बाद संसद में तिकड़म से उसको अप्रूव करा लिया, ना प्रॉपर डिबेट होने दी। जो फूड सिक्योरिटी का सवाल है इस देश के अंदर, भाई 135 करोड़ की आबादी है और आज जो भुखमरी की जो सूची बनी हुई है पूरी धरती पर, जो हंगर इंडेक्स है हिंदुस्तान का, वो 120 देशों में 103 नंबर पे है, यानी इतने नीचे। हमसे बेहतर हालत में नेपाल है। देर से कह रहे हैं, मैं आपको सुन रही हूँ। एक सवाल बीच में ले लीजिए। सवाल ये है कि सरकार का ये कहना है पहले इस कानून को लागू तो होने देते, फिर जो परेशानी आती देख लिया जाता। पहले से ही प्रदर्शन करने का क्या मतलब है? एक सेकंड, उनका ये कहना है कि विपक्षी भ्रम फैला रहे हैं, तो इस पर जवाब दीजिए। देखिए मैडम, एक बात मैं बताऊं आपसे, मुझे लगता है किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में जो इंडिपेंडेंट मीडिया होता है वो सरकार से सवाल करता है, उसकी मंशा पे सवाल करता है। लेकिन आप हमसे सवाल कर रही हैं तो हम बता रहे हैं कि इस ये सरकार सवाल ने मेरे नहीं है रवि प्रकाश जी, मैं एक डिस्कशन कर रही हूँ और मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं आपकी बात काट नहीं रहा, मैंने एक बात कही। लेकिन देखिए पिछले वर्षों में हम देख रहे हैं कि जो न्यायपालिका है उसका दर्जा गिरा है, जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो अपने कर्तव्य से हटा है। वो सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के बजाय और जो सबसे खराब बात हुई है कि जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो संस्थाएं देश के लोगों की मदद करती हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे योजना आयोग हो, चाहे संसद हो, ये सारी की सारी संस्थाएं धीरे धीरे महत्वहीन होती चली जा रही हैं। और जो रिजोल्यूशन, एक डेमोक्रेटिक रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है, उसको बाईपास करके एक नेशनल हीरो पैदा करने की तरफ लोग जा रहे हैं। और मुझे लगता है अब उस हीरो के पास कोई किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि वो इस देश, पूरी धरती के जो बड़े सरमाएदार हैं उनका शिकार हो चुका है। ये उसको समझ लेना चाहिए, ऐसा मुझे बताना था। नहीं ठीक है, आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ एक तरफ। लेकिन रवि जी, मेरा सवाल नहीं है, सिर्फ मैं आप तक बात पहुंचा रही हूँ कि आखिर जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मात्र यही विकल्प है रवि जी? क्या भारत बंद ही एक विकल्प है? इससे तो आम जन जो है वो परेशान हो रहे हैं, आम जनता परेशान हो रही है। अगर रेल रोका जा रहा है, रवि जी आप एक बात बताइए, उससे आम जनता परेशान हो रही है, सरकार को क्या हो रहा है? सरकार तक बात पहुंचाने का कोई और विकल्प नहीं है? सुनिए मैडम, जिस देश में 67% आबादी, आप जरा गौर करिएगा,
सीधे सीधे खेती पर निर्भर है, क्या वो जनता नहीं है इस देश की? बिल्कुल है, क्या बिल्कुल। उसकी समस्याओं के लिए रिजोल्यूशन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना देखिए, चाहिए। ये जो बंद हुआ है, ये सरकार के निकम्मेपन का सबूत है। जो सरकार किसानों के आमने सामने खड़ी है, उसको तो सरकार से, किसानों से सीधे बात करके समाधान निकाल लेना चाहिए था। आखिर वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मुझे बहुत दुख हुआ जब मुझे साथियों ने बताया कि दिल्ली में विज्ञान भवन में जहां चर्चा चल रही है, वहां माननीय कृषि मंत्री जी के मुंह से निकल गया कि हम आपका दबाव तो मान रहे हैं, हम अडानी अंबानी का दबाव कैसे झेलेंगे? आप बताइए सच क्या है? आखिर क्या सच है इस देश का? इस देश के मालिक, क्या अडानी और अंबानी इस देश के मालिक हो चुके हैं? क्या हमें स्वीकार कर लेना चाहिए? हम इतने लाचार हो चुके हैं कि अपनी समस्याओं के समाधान नहीं कर सकते? हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, क्या वो जड़ हो चुकी है, निर्जीव हो चुकी हैं? वो हमारी समस्याओं के समाधान नहीं निकाल सकती? और जब समस्याएं समाधान नहीं निकलते संस्थाओं के माध्यम से, तभी तो लोग सड़कों पर आते हैं। आप इस बात को समझने का प्रयास करिए और आप किसानों का दुख तकलीफ देखिए। इतने जाड़े में उन पर ठंडे पानी से वाटर कैनन फेंकी जा रही है। आखिर ये कौन सी मानवता है? जी, लेकिन एक चीज और है रवि जी, एक चीज और है, जो ये अडानी अंबानी वाली बात बार बार कही जा रही है, क्या इसके कोई साक्ष्य हैं? क्या साक्ष्य जुटा पाया? अगर आप, मैं ये चाह रही हूँ, सुनिए, नहीं, मैं ये चाह रही हूँ रवि जी, अगर आपके पास साक्ष्य है, आप किसानों के समर्थन में है, तो बिल्कुल साक्ष्य दीजिए। हम ये चाहते हैं लोगों के सामने आए ये बात। देखिए, हम कह रहे हैं मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, ये साक्ष्य होता है, समझिए। और एक बात समझ लीजिए, जो लोग वहां नेगोशिएट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, वहीं से मैसेज आ रहे हैं, वहां मैं तो नहीं था, वहीं से मैसेज आ रहे हैं कि उनके मुंह से ऐसी बात निकल गई। तो हमारे जो कृषि मंत्री हैं, वो भी किसान परिवार से हैं। आखिर कितना तनाव बर्दाश्त करें? आखिर कहीं तो चेतना जवाब दे जाती है ना, तो वहीं से बात खुल के आई है। और सुनिए, मेरी बात समझिए, दीजिए हमें, हम तो एक जरिया है ना आवाज बनने का। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जो हमारे देश के प्रधान सेवक है, उनके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? क्या उनको दिखाई नहीं पड़ता कि हिंदुस्तान का करोड़ों किसान जो है आज उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है? उनको बोलना चाहिए। जो उनके मन की बात निकलती है, उस मन की बात में जो हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के दिल की बात क्यों नहीं निकलती? आखिर वो थोपना क्यों चाहते हैं कि जिस तरीके से वो चाहते हैं उसी तरीके से हिंदुस्तान चले? भाई, जो लोग देश चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, इस देश को एक आदमी नहीं चला सकता, उससे चूक होती है। इस देश को सब लोग मिलकर चलाते हैं। बिल्कुल, आपकी तो ये बात, ये चीज मैं क्यों इस मिसिंग बात है? से बिल्कुल 100% आपके साथ हूँ कि देश को एक आदमी नहीं चला सकता, 100 लोग मिलकर चलाएंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।